हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सेल बायोलॉजी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सो हम क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशंस करेंगे। जो भी क्वेश्चन आप मान के चलिए, क्वेश्चन उनके ऑप्शन सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। जैसे कि आपको पता होगा प्रोकैरियोट्स हम उसको कहते हैं जिनकी सेल्स के अंदर आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखने को नहीं मिलेगा, यानी कि सिंपल सा सेल जिसकी रहता है हम उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रो का मतलब है कि प्रिमिटिव एंड कैरियन की मतलब होता है कि न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल तो है, डीएनए तो प्रेजेंट है, लेकिन उसको कवर करने के लिए इस तरीके से कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो इसलिए हम उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। एंड उसकी है ना अपोजिट में यदि हम बात करेंगे और एक होता है यूकैरियोट्स। यू का मतलब है कि ट्रू एंड कैरियंस का मतलब होता है कि न्यूक्लियस। जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि उनकी जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, तो ये क्या हो रहेगा इस तरीके से एक मेम्ब्रेन बाउंड है ना, मेम्ब्रेन उसको कवर करके इस तरह बाउंड करके रखता है, हम उसको यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स के बीच में एकदम डिफरेंसेस है, उसको हम थोड़ा समझ लेंगे क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि कोई ऐसा डिफरेंसेस पूछेगा। समझ रहे हो ना। अच्छा तो सबसे पहले आपकी दिमाग में अंदर ये होना चाहिए, प्रोकैरियोट्स एक पोर आदमी की घर, ठीक है ना, एक पोर आदमी की घर को प्रोकैरियोट समझ लीजिए। एंड यूकैरियोट्स एक आप ऐसे समझ लीजिए जैसे किस तरीके से होता है, जैसे एक पोर आदमी हो गया, मतलब कि इकोनॉमिकली जो बात कर रही हूँ, उनकी एक ही कमरा रहता है, वहीं पे उसको खाना बनाना है ना, किचन ऐसा तो कोई स्पेसिफिक किचन रूम नहीं रहेगा, ड्राइंग डाइनिंग, ठीक है ना, बेडरूम ऐसे कुछ अलग नहीं रहता है। यहाँ पर एक बेड पड़ा है तो उससे लेट जाता है, उसके बाद कुकिंग वहीं पे होता है, सारे कुछ चीज़ें एक ही कमरा में हो रहता है। तो इसी तरीके से प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, उनकी जेनेटिक मटेरियल है ना, जो डीएनए है वहीं पे पड़ा रहता है। ठीक है, उसके अलावा उनमें साइटोप्लाज्म्स है, ठीक है, ये उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, उसको कवर करके एक सेल वॉल इस तरीके से रहता है। सेल वॉल आप सोचोगे सेल वॉल में बोल रहे हूँ क्या प्लांट की बात कर रहे हो, नहीं, यहाँ पे जो सेल वॉल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जो केमिकल कंपोजिशंस रहता है वो अलग रहता है। प्लांट के केस में वो सेलुलोज से बनी हुई हैं, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन अलग है, तो उसको एक्सटर्नल मतलब कि जो इंजुरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए सेल वॉल होता है। उसके अलावा वहीं पे कुछ राइबोसोम्स ऐसे पाया जाता है जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से अलग होता है, सॉरी यूकैरियोटिक राइबोसोम से अलग होता है। राइबोसोम्स होता है, यहाँ पे जो राइबोसोम होता है हम उसको 70s राइबोसोम्स कहते हैं। और यहीं पे एक रहता है आपकी प्लाज्मिड, एक रहता है प्लाज्मिड, ठीक है। उसके अलावा उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बीच बीच में इस तरीके से फोल्डेड हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इस फोल्डिंग पोजिशंस को हम बोलते हैं मेजोजोम्स। क्या बोलते हैं हम, मेजोजोम्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस मेजोजोम्स में क्या होता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए एंजाइम्स बनाया जाता है, रेस्पिरेशंस होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इस फोल्डिंग में अंदर वो कर लेता है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें होता है, ठीक है। मेजोजोम्स ने रेस्पिरेशन किया, रेस्पिरेशन कर रहा है, इसका मतलब कि एटीपी वगैरह बना रही है, न्यूक्लियस वहीं पे पड़ा है, ठीक है ना, जो न्यूक्लियर मटेरियल जो है उसको हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं, न्यूक्लियोइड्स कहते हैं, वो सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, हम उसको न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। तो एक ही कमरे के अंदर सारे चीज़ें हैं। लेकिन जब हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे, यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन हो चुका है, मतलब है कि ये न्यूक्लियस रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रेस्पिरेशन मतलब कि जो खाना बनाना मतलब कि एटीपी वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे अलग है, अलग सा कंपार्टमेंट के अंदर, जैसे घर में किचन रूम होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया भी ऐसे सेल की किचन रूम है। क्यों, क्योंकि वो एटीपी बना रही है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे रहता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, तो यहाँ पे बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आपको देखने को मिलेगा। कहाँ ना, आपकी यूकैरियोट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो आपको यहाँ पे दो चीज़ ध्यान देनी है, क्या क्या डिफरेंसेस है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स के अंदर, ये चीज़ समझना है, और क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं जो प्रोकैरियोटिक में भी होता है यूकैरियोटिक में भी होता है, वो दो चीज़ की ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, नहीं तो उस तरीके से आ सकता है, ठीक है।
सो प्रोकैरियोट्स नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दिखने को नहीं मिलेगा। एक ही ऑर्गेनेल्स है, दैट इज द राइबोसोम। तो याद रखिए राइबोसोम की कोई मेम्ब्रेन नहीं है। राइबोसोम आरएनए एंड प्रोटीन से बनी हुई है, आरएनए एंड प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दिखने को मिलेगा कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है। लेकिन आपकी और उसके अलावा और बाकी जितने भी रहेगा सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एंड राइबोसोम्स की बिल्कुल मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो नो ट्रू न्यूक्लियस, कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, आपको डीएनए दिखने को मिल जाएगा, लेकिन डीएनए को कवर करके कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर होते हैं, बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है। एंड यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे जो आपकी क्या होते हैं प्रोटिस्टा वगैरह हो जाते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर भी आपको दिखने को मिलेगा, छोटा साइज की रहता है। एंड स्पेसिफिकली इनकी रिप्रोडक्शन जो होता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बोल रहा है कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक के बीच में कॉमन क्या है। हो सकता है कि इस बार ऐसे क्वेश्चन आएगा, 2023 में इस तरीके से आया था, डिफरेंसेस हो सकता है कि इस तरीके से कॉमन आएगा। प्रोकैरियोटिक में भी राइबोसोम्स होता है, यूकैरियोटिक्स में भी राइबोसोम होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक की राइबोसोम 70s होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है 80s टाइप की होता है। सब यूनिट्स की बात करेंगे, यहाँ पर 60s 40s होता है, ये 70 होता है, 50 एंड 30, 50s 30s, ठीक है। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स के अंदर आपने प्लांट एंड एनिमल देखोगे, समझ रहे हो ना, क्योंकि हम लोग जब मतलब कि बचपन मतलब कि 12th की बात कर रहे हो, जब 12th में पढ़ रहे थे हम मुझे लग रहा था कि प्लांट एनिमल पढ़ रहे हैं, वो प्लांट शायद प्रोकैरियोट्स है, नहीं, वो बैक्टीरिया वाला हिस्सा होता है ना, बैक्टीरिया की जो सेल्स होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है। जब यूकैरियोट्स देखेंगे, यूकैरियोट्स में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, फंगल सेल है, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके अलावा डीएनए उनमें होता है, इसमें भी वही होता है। एंड साइटोप्लाज्म्स दोनों में होता है, ठीक है। डीएनए में डिफरेंसेस क्या है, प्रोकैरियोटिक की डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये सर्कुलर है। हमारे जो डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन ये लीनियर है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे सर्कुलर है, ठीक है। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन आपको दिखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन होता है यूकैरियोट्स, हम लोगों के अंदर हिस्टोन होता है। तो ये हो गया कुछ उनके क्या है ना, कॉमन चीज़ें हैं एंड अनकॉमन चीज़ें हैं। कॉमन चीज़ें दोनों में होता है। तो एनी सेल दैट कंटेन्स ए क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस, हम उसको यूकैरियोट्स कहेंगे, जिसमें डिफाइंड नहीं है प्रोकैरियोट्स कहेंगे। यूकैरियोटिक के अंदर एनिमल, प्लांट, फंगस, प्रोटिस्टा ये सारे आ जाएंगे। एंड प्रोकैरियोटिक के अंदर आपका बैक्टीरिया एंड आर्किया, ठीक है। आर्किया एक्चुअली क्या है, तो ऐसे मान के चलिए कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक की थोड़े बीच वाला हिस्सा होता है ना। कुछ मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, जो आर्किया होता है ना उनमें डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है ना। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर है, तो इसलिए आप सोच सकते हो कि हो सकता है कि प्रोकैरियोट होगा, लेकिन उनकी थोड़े बहुत यूकैरियोटिक प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी हम उसको प्रोकैरियोट मान के चलते हैं। न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली प्रोकैरियोट्स में उसको हम न्यूक्लियॉइड्स कहते हैं, है ना, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियॉइड कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिए, है ना। ये टर्म है, टर्म से क्वेश्चन आ सकता है। सेल साइज यूकैरियोटिक के थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे छोटा रहेगा। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, हाँ हाँ, यूकैरियोटिक के केस में बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस रहता है, जो हम डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि बहुत लंबी डीएनए है, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, एक ही प्लेस से स्टार्ट होगा फिर कंप्लीट होगा वही प्लेस में, एक ही रहता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से स्टार्ट हुआ फिर आके वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि छोटू सा डीएनए है। लेकिन यूकैरियोटिक इतने लंबे डीएनए है ना। जैसे मान लीजिए आपको उड़ीसा से कलकत्ता तक कोई रोड बनानी है, तो ऐसा नहीं कि उड़ीसा भुवनेश्वर से स्टार्ट करोगे कलकत्ता में, है ना, ऐसा नहीं है। तब मान लीजिए भुवनेश्वर से आप जाजपुर तक करोगे, जाजपुर से बालेश्वर, या बालेश्वर से उससे आगे, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नहीं तो मान लीजिए आपकी गांव की या मलू की कोई रोड बनानी है 100 मीटर की कंक्रीट रोड, ऐसा तो नहीं कि आपको 1 से 10 मीटर में एक करना है, फिर 10 से एक ही प्लेस से स्टार्ट होगा, दूसरे प्लेस में एंड हो जाएगा। आपकी कॉलोनी के अंदर कोई रोड करनी है नहीं, लेकिन उड़ीसा से कोलकाता तक करना है तो आपको, तो इस तरीके से छोटे छोटे। तो यूकैरियोटिक में लंबे डीएनए है, तो इसलिए मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस रहता है, तो एट ए टाइम बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर सारे डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ भी ध्यान दीजिए।
ऑर्गेनिजम्स यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टीसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर आपका प्रोटिस्टा होता है। क्रोमोजोम बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे, एक ही मतलब कि जो डीएनए है, ऐसे तो उनमें क्रोमोजोम नहीं बनी हुई है, फिर भी डीएनए है, इस तरीके से लूप बनाया है। राइबोजोम यहाँ पे 60 मतलब कि 80s हम बोलते हैं, 60-40, या इसको हम 70s बोलते हैं, जो कि 50-30 होता है। ठीक है, तो उनकी स्लो ग्रोथ होता है यूकैरियोट्स की, प्रोकैरियोटिक की फास्टर होता है। हर 20 मिनट में बैक्टीरिया एक सेल से 2 सेल हो जाएगा। ठीक है ना, इतना फास्ट है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है। एक ही सेल ऑर्गेनेल से, दैट इज द राइबोसोम्स, जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक में, मतलब कि सारे में होता नहीं होता है। प्लांट सेल में एंड फंगल सेल में सेल वॉल है। प्लांट सेल की जो सेल वॉल है ये किससे बनी हुई है ना, सेलुलोज से, सेलुलोज। फंगस की जो है, ये सारे एक एक क्वेश्चन है, फंगस की जो है वो काइटिन से बनी हुई है ना। अच्छा, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक में जो सेल वॉल है, नाम एंड नाग, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, नाम नाग से बनी हुई है। ये केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है अलग अलग होता है। ठीक है, हियर एबिलिटी टू स्टोर द हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को एबिलिटी रहता है स्टोर करने के लिए। सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट होता है। ये चीज़ मैंने यहीं पे लिखा है। ठीक है, अच्छा, और एक होता है साइटोस्केलेटन की, यदि हम बात करेंगे, साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोटिक में जो होता है एब्सेंट होता है। ठीक है ना, साइटोस्केलेटन जैसे प्रोटीन पाया जाता है, जैसे माइक्रोट्यूबुल्स हमारा होता है उससे जैसे प्रोटीन होता है, लेकिन जो माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट हम देखेंगे, ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। ठीक है ना, क्वेश्चंस बस वही इस क्वेश्चन से, इस लेवल से ही आपकी सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट पूछा है। ठीक है ना, नॉट, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोट्स। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड्स, ये तो है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रोमोजोम नहीं बोला है, यहाँ पे जो डीएनए होता है हम उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड नहीं है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बाउंड होता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्रोमोजोम ना कह के। प्रेजेंस ऑफ स्मॉल राइबोजाइम्स, स्मॉल राइबोजोम्स इन द साइटोप्लाज्म, यस, उनमें प्रोकैरियोटिक्स में होता है। यदि हम बात करेंगे 70s टाइप ऑफ राइबोसोम, यहाँ पे 50s एंड 30s टाइप की रहेगा। प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो रिसेप्टर क्यों नहीं रहेगा। ठीक है ना, कोई भी चीज़ों को रिसीव करने के लिए, मान लीजिए ग्लूकोज वगैरह को रिसीव करने के लिए इस चीज़ें होता है। प्रेजेंस ऑफ माइक्रोट्यूबुल, ये आपके आंसर होगा, मतलब कि माइक्रोट्यूबुल क्या होता है, एब्सेंस होता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ माइक्रोट्यूबुल। माइक्रोट्यूबुल जैसे प्रोटीन आजकल डिस्कवर किया गया है, लेकिन माइक्रोट्यूबुल जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, साइटोस्केलेटन 3 तरीके के होता है ना, साइटोस्केलेटन जो है 3 तरीके, एक माइक्रोट्यूबुल्स होता है, माइक्रोफिलामेंट होता है, और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि माइक्रोट्यूबुल एब्सेंट है, तो ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। आपके पास देखिए ऑफिशियल आंसर की तो है, आंसर है, लेकिन हम चीज़ों को रिवाइज कर रही हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ बने रही है ताकि आपकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, लेकिन खुद पढ़ने बैठोगे तो इतने लेस टाइम के अंदर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, तो साइटोस्केलेटन जैसे मैंने बात की थी, व्हाट इज साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन क्या होता है, साइटो का मतलब है कि सेल, स्केलेटन जैसे हमारा बोन रहता है ना, हम उसको स्केलेटल सिस्टम्स कहते हैं, स्केलेटन जो हमको एक सांचा प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कि हमारे बॉडी की शेप कैसे होगा, जैसे काव बॉडी की शेप, या आपकी जो है ना एलिफेंट जो है, ये कुछ इस तरीके से होता है, समझ रहे हो ना। तो बॉडी शेप जो है उन लोगों की ऐसे रहता है, हम लोगों की ऐसे रहता है। तो ये जो शेप है, ये जो पर्टिकुलर शेप है, ये कौन प्रोवाइड करता है, स्केलेटल सिस्टम। तो सेल की शेप, क्योंकि हर एक सेल की शेप तो अलग अलग होता है ना। आप लोग की दिमाग में ऐसे बैठा गया है कि प्लांट सेल ड्रा करोगे तो कुछ ऐसे कर लोगे, सॉरी हाँ, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कर लोगे प्लांट के लिए, एंड सर्कल कर दोगे एनिमल के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद ही सोचिए, एनिमल जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स हमने कैसे बनाते हैं, डेंड्राइट, एक्सन, इस तरीके से करते हैं। ठीक है ना, करते हैं या नहीं, ठीक है, मान लीजिए साइटन हो गया या एक्सन हो गया, इस तरीके से है ना ब्रांचेस निकलता है जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। तो ये तो एक शेप आपने खुद ही बनाया है। यदि अपने स्केलेटल मसल्स वगैरह है ना, कार्डियक मसल्स बड़े बड़े हैं, या आपने आरबीसी की स्ट्रक्चर देखा है, आरबीसी अल्पेन भी चॉकलेट जैसे ही होता है ना, बाइकॉन्केव नेचर की होता है। तो यहाँ पे शेप अलग अलग हो गया ना, तो हर एक सेल की शेप कैसे होगा,
ठीक है ना, जो प्रोवाइड करता है उसको हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। साइटोस्केलेटन के बहुत सारा रोल रहा है, जैसे कि सेल कॉन्ट्रैक्शन, सेल को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। तो साइटोस्केलेटन 3 तरीके का होता है, ये ध्यान दीजिए। साइटोस्केलेटन 3 तरीके, एक होता है उनकी डायमीटर के अकॉर्डिंग, एक होता है माइक्रोट्यूबुल, है ना, एक होता है माइक्रोफिलामेंट और एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल मतलब कि पाइप जैसे, ट्यूब जैसे होता है। माइक्रोफिलामेंट मतलब कि एकदम पतली धागा जैसे रहेगा। माइक्रोफिलामेंट बीचों बीच, ये दोनों की बीचों बीच डायमीटर भी जिसकी रहेगा उसको हम इंटरमीडिएट मतलब बीचों बीच रहता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। तो सब लोगों की फंक्शन जो है थोड़े अलग अलग रहता है, लेकिन जो कॉमन फंक्शंस है, सेल की मूवमेंट में हेल्प करेंगे, सेल की, है ना, मूवमेंट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स की हेल्प करेंगे, टोटल सेल्स की मूवमेंट में भी हेल्प करेंगे। मान लीजिए सेल की जो यूकैरियोट सेल होते हैं उनमें जो सिलिया फ्लैजेला होते हैं वहाँ पर भी साइटोस्केलेटन आपको दिखने को मिलेगा, तो उनकी बिटिंग के वजह से मूवमेंट होता है। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, है ना, लाइसोसोम्स, ये जो से जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स आप देख रहे हो उनकी मूवमेंट में भी साइटोस्केलेटन हेल्प करता है। खुद जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी, उनका भी हेल्प होता है ना। प्रोटीन ट्रांसलोकेशन इनटू द ईआर, ईआर के अंदर, है ना, प्रोटीन की ट्रांसलोकेशन उस सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर करता है। ये बोल रहा है कि प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वो भेजता है, ये आपकी गलत होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें वो नहीं करता है। देखिए, सो माइक्रोफिलामेंट्स जो है 3 तरीके के, माइक्रोट्यूबुल, ट्यूबुलिन पॉलीमर, माइक्रोफिलामेंट जो होता है एक्टिन, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो बीचों बीच रहेगा। तो फंक्शंस देखिए, मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, सब लोगों की साइटोस्केलेटन हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो सेल की शेप को मेंटेन करेगा। ठीक है, अच्छा, तो सेल शेप फॉर्मिंग कंप्रेशंस, रेस्टिंग रिच, सेल मोटिलिटी, सेल की मूवमेंट में हेल्प करेगा, क्रोमोजोम की मूवमेंट में हेल्प करेगा, क्योंकि जो एक्टिन मायोसिन जो ट्यूबुलिन हमने प्रोटीन देखा ना, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा, क्रोमोजोम को ऐसे सेपरेट करेगा, ये किसकी काम होता है, वही, ठीक है ना, वो लोग की काम होता है। तो इसलिए स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करना, ये जो सारे चीज़ें हैं ये साइटोस्केलेटन की वजह से होता है। तो क्रोमोजोम मोटिलिटी, सेल ऑर्गेनेल्स की मोटिलिटी, है ना, एंड सेल की मोटिलिटी में हेल्प करता है। ठीक है, ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट। तो इसके बाद देखेंगे माइक्रोफिलामेंट, पतली सी धागा जैसे स्ट्रक्चर रहेगा। तो चेंज इन सेल शेप, सेल की शेप, मसल कंट्रैक्शंस में हेल्प करेगा। एक्टिन मायोसिन अपने पढ़े होंगे मसल कंट्रैक्शंस के अंदर। साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग करने में हेल्प करता है, इस तरीके से बीट करता है, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में, तो ताकि जो फ्लूइड है तो वो मूवमेंट कर सके। जब फ्लूइड मूवमेंट करेगा, जो न्यूट्रिएंट वगैरह जो चीज़ें हैं अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, कैसे ना, क्रोमोजोम को सेपरेट करके। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट हम देखेंगे जिसकी डायमीटर जो है माइक्रोट्यूबुल से थोड़ा लेस है एंड माइक्रोफिलामेंट से थोड़ा ज़्यादा है, मतलब बीचों बीच है, इन दोनों के बीचों बीच। तो फाइब्रस प्रोटीन्स रहता है, वन ऑफ सेवरल डिफरेंट प्रोटीन्स ऑफ द केराटिन फिलामेंट डिपेंड्स, मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप, एंकरेज द न्यूक्लियस एंड सॉर्टन ऑफ द ऑर्गेनेल्स, जो कि न्यूक्लियर लामिना बनाने में हेल्प करेगा। न्यूक्लियर लामिना याद आ रहा है सेल डिवीजन के टाइम पे, जब अपने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पढ़े हैं ना, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, हम ऐसे बोलते हैं। तो ये चीज़ होता है, ठीक है ना, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट और रीअपियर करने में हेल्प करेगा। तो ये हो गया आपका साइटोस्केलेटन। क्वेश्चन क्या रखा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, क्या फंक्शंस नहीं है। सेल कंट्रैक्शन ऑब्वियसली, मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनेल्स थ्रू द साइटोप्लाज्म, जो प्रोसेस में मूवमेंट सेल ऑर्गेनेल्स की करता है, एंड सेल की मूवमेंट भी करवाता है। प्रोटीन ट्रांसलोकेशन ये चीज़ नहीं करता है। यदि आपने सीपेट जूलॉजी 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप एड स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस की वीडियो क्लासेस मिलेगा और पीडीएफ्स मिलेगा, साथ ही साथ हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, अभी जैसे कर रहे हैं। ईयर वाइज हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे एंड चैप्टर वाइज भी बुक से क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यदि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7894226802। और प्राइस आप जैसे देख सकते हो कि अपने क्रैश कोर्स के लिए जो है 3000 के प्राइस अभी ऑफर के लिए आपको 1800 पे मिल रहा है। तो तुरंत ज्वाइन कीजिए, यदि ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन प्रेजेंट इन। ये चीज़ तो बहुत सिंपल सा चीज़ें है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो रेस्पिरेटरी चेन होता है कहाँ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देखिए, आउटर मेम्ब्रेन होता है, उनकी इनर मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से फोल्डेड है, ठीक है, फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन है। इस फोल्डिंग को हम क्रिस्टे बोलते हैं और वहीं पे F0 F1 पार्टिकल होता है।
ये चीज़, और इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये बोल रहा है कि रेस्पिरेटरी चेन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने देखा था वो कहाँ प्रेजेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट है ना, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन। ये कॉम्प्लेक्स 1 है, फिर कॉम्प्लेक्स 2, फिर कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। जो 2 है ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, साइटोक्रेब्स साइकिल में भी उनकी रोल रहता है। तो कहाँ होगा, कहाँ होगा ना, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भी नहीं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पे होता है, ठीक है ना, ये वाला इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पे होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स में क्यों होगा, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में जो है आपके रहता है, ठीक है। ये है आपकी पूरा जो है 2023 सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। यदि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपने इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो तुरंत ज्वाइन कीजिए ताकि ज़्यादा टाइम मिलेगा तो आप ज़्यादा बेनिफिटेड रह पाओगे, ठीक है ना। पूरा कोर्स कंप्लीट करने की आपको मौका मिलेगा, साथ ही साथ रिवीजन के लिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएगा। सो थैंक यू वंस अगेन।